नमस्ते दोस्तों, ये है फिज़िक्स का वीडियो नंबर 2। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये है फिज़िक्स का वीडियो नंबर 2। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्क। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, विस्थापन का मतलब पहले डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर वो 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, अगर वो उसी जगह पे है जहाँ वो है पहले से, तो कोई वर्क नहीं हुआ। लेकिन वहीं अगर ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया तो इसमें कहा जाएगा कि वर्क डन हुआ। कितना वर्क डन हुआ वो बात की बात है, लेकिन वर्क डन हुआ। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स के द्वारा डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि कोई, जैसे मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स लगे और वो डिस्प्लेस हो जाए, यानी कि वो हिल जाए जगह से, यानी कहीं और शिफ्ट हो जाए, चाहे वो कुछ बहुत छोटा सा नंबर ही क्यों ना हो, तो कहा जाएगा कि वर्क हुआ है। तो ये पहला पॉइंट कह रहा है, जब व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्क डन। अगले पॉइंट में, कार्य की माप लगाए गए बल तथा दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कार्य का जो माप है, यानी मेज़र, माप मतलब मेज़र, तो इंग्लिश इसीलिए दिया हुआ है यहाँ। द मेज़र ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि कितना वर्क डन हुआ, इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी कि हम लोग पढ़े होंगे अगर 12th में कि W यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को SD कुछ भी लिखें, यहाँ मैंने S से किया है डिनोट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, इसीलिए यहाँ 12th में क्या करते थे कि वेक्टर साइन लगाते थे, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि स्मॉल DS, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिफ्रेंसिएशन के लिए होता है DS। खैर वो सब यहाँ ये कंसर्न नहीं हम लोग का मेन। यहाँ पर मेन है कि पॉइंट के हिसाब से मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी प्रोडक्ट, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट। में सवाल यही बन सकता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकालते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्टेंस, या ऐसा ऐसा कुछ करके, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा। तो वो ऑप्शन तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप समझ रहे होंगे शायद। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, अगला पॉइंट है, जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर व्हाइल द कैपेसिटी इज एनर्जी। इसका मतलब यह है कि किस, एक तरह से समझने के लिए कह सकते हैं, स्पीड से, रेट से कार्य हो रहा है तो उसको हम पावर कहते हैं। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट किस रेट से, किस एक तरह से स्पीड से कार्य कर रहा है, उसे हम पावर कहेंगे। जबकि वो कितना कार्य कर सकता है, यानी कैपेसिटी, क्षमता, उसे हम कहेंगे एनर्जी। अगला पॉइंट, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का मात्रक वॉट। यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज जूल वाइल ऑफ द पावर इज वॉट। यानी कि पावर का मात्रक वॉट है और एनर्जी और वर्क का जूल। तो ये पूछ सकता है कि जूल इनमें से किसका मात्रक है, या फिर वर्क और एनर्जी का मात्रक क्या है, वर्क का मात्रक क्या है, एनर्जी का मात्रक क्या है, या पावर का मात्रक क्या है, या वॉट किसका मात्रक है। इस तरह से सवाल बन सकते हैं। अगला पॉइंट, ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में रहने, यानी स्थिर रहने की वजह से हो। तो ऑब्जेक्ट एट हाई एल्टीट्यूड यानी हाई हाइट, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, स्प्रिंग वाटर स्टोर्ड इन डैम है पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि वाटर, अच्छा स्प्रिंग वाटर नहीं, स्प्रिंग अलग है और वाटर अलग है, बोलने में एक साथ बोला गया। तो वाटर जो डैम में स्टोर होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसमें सवाल बन सकता है कि इनमें से किस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, या फिर इनमें, या फिर ऑब्जेक्ट एक हाई एल्टीट्यूड में कौन सा एनर्जी होता है। अगला पॉइंट, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज होती है। यानी कि जो क्लॉक की होता है, यानी कि जो घड़ी चाबी से चलती है, जैसे आपने देखा हो चाबी से चलने वाले खिलौने पहले चलते थे, तो उस तरह की जो वस्तु होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगला पॉइंट, तो इसमें भी एक और सवाल बन सकता है कि यहाँ देखिए, इससे हाई एल्टीट्यूड ऑब्जेक्ट, एक हाई एल्टीट्यूड, स्प्रिंग वाटर स्टोर्ड इन डैम, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और क्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न उत्पन्न की जा सकती और न ही नष्ट।
की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था जब 12th में आप लोग होंगे। तो क्या होता है कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, यानी बना नहीं सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं। उसे बस एक फॉर्म से यानी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें सवाल आ सकता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये किस लॉ का सिद्धांत है? तो ये किस लॉ का नियम है? या हाँ भाई, तो इसमें आपको ऑप्शन दे दें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसे ही और 2 लॉ दे देंगे। तो आपको सही मारना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यही मेन होता है कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं। अगला देखेंगे, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये सब छोटे छोटे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला, पृथ्वी के लिए पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जबकि सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी 42, तथा चंद्रमा के लिए 2.4। वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, वाइल सोलर सिस्टम के लिए 42 एंड मून के लिए 2.4। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, इसको ऊपर कर लेते हैं वरना शायद। तो जब भी पृथ्वी से, ये मान लीजिए अर्थ है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा जा रहा है, मान लीजिए कोई रॉकेट छोड़ा जा रहा है, तो क्या होगा कि इसको तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल अपनी तरफ खींच के रखा है, तो इसको कोई ऐसा स्पीड से छोड़ा जाना चाहिए जिससे कि अर्थ से आज़ाद हो जाए और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल पे इसका कोई असर नहीं रह जाए, यानी कि ये बिल्कुल ये फ्री हो जाए अर्थ से। तो जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर होती है कि इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर छोड़ने के लिए, यानी जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है अर्थ से बाहर छोड़ने के लिए, उसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो ये पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से छोड़ना होगा, सौर मंडल के लिए 42 किलोमीटर पर सेकंड और चंद्रमा के लिए 2.4। अब अगला पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे बताना भूल गया, सवाल बन सकता है कि व्हाट इज़ द एस्केप वेलोसिटी, यानी अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, सोलर सिस्टम के लिए क्या होता है, या चंद्रमा के लिए क्या होता है, इस तरह से। तो चलिए अब अगले सवाल में, भूस्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। इसका मतलब कि द रोटेशन पीरियड ऑफ सैटेलाइट, यानी कि जो रोटेशन होता है पीरियड होता है, यानी कितना देर में वो रोटेट कर जाता है। देखिए समझने के लिए, ये मान लीजिए अर्थ है, तो ये ऐसे घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है। तो एक यहाँ इक्वेटर होता है, आपको पता होगा, जो पृथ्वी को 2 अलग हिस्सों में बांटता है। तो यहाँ क्या होता है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, ये जो मैंने अभी बनाया। ये भी क्या होता है कि इसी वेस्ट टू ईस्ट अर्थ के पैरेलल में घूमते रहता है, और सेम उसका भी घूर्णन काल यानी कि रोटेशन पीरियड 24 घंटे होता है, यानी जैसे अर्थ 24 घंटे एक दिन में करता है वैसे ही वो भी करता है। तो इसका मतलब कि वो अर्थ के साथ साथ घूमता है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और वो अर्थ के रिस्पेक्ट में, यानी अर्थ से जब हम देखेंगे तो स्थिर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अर्थ भी घूम रहा है और वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी। इसको समझने के लिए देखिए ऐसे समझें कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, ये ट्रेन है और दूसरा ये ट्रेन है, अगर आप यहाँ हैं और आपका एक दोस्त यहाँ है, अगर आपका ट्रेन 100 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा है, यानी 100 किलोमीटर पर सेकंड से, और उसका भी 100 किलोमीटर, तो आप दोनों एक दूसरे को स्थिर दिखाई देंगे कि आप उसे देखेंगे कि वो भी रुका हुआ है और उसे लगेगा कि आप भी रुके हुए हैं, क्योंकि वो आप दोनों मूव कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर दिखाई दे रहे हैं। तो और वहीं अगर एक दोस्त मान लीजिए ट्रेन के बाहर है, तो वो आपको चलता हुआ देख रहा है और आप उसे चलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में यानी आपके सापेक्ष आप स्थिर हैं, वो घूम रहा है। तो वैसे ही आशा करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। तो वैसे ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में होता है, यानी भूस्थिर उपग्रह, कि अर्थ के इक्वेटर के इर्द गिर्द वो घूमता है और अर्थ भी उसी स्पीड से घूमता है। तो 24 घंटे इसका भी घूर्णन काल और अर्थ का भी 24 घंटे, इसीलिए वो अर्थ के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। तो इसमें सवाल ये बन सकता है कि भूस्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे या कितना होता है, या फिर इनमें से 24 घंटे किसका घूर्णन काल होता है। तो ऐसे ऑप्शन दे देगा अर्थ, और एक मान चलिए जियो स्टेशन, अर्थ का तो होता ही है, मून या फिर मार्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट,
या कुछ भी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।